तो हेलो दोस्तों, मैं आज कक्षा 10 विषय विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही सहायता करेगा। इसलिए कक्षा 10 वाले सभी बच्चे इसे ज़रूर ही देखें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो चलिए हम बिना समय को नष्ट किए इसके प्रश्न उत्तर से शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक ये दोनों पृष्ठ गोलीय हैं कहलाता है। पहला ऑप्शन है गोलीय दर्पण, दूसरा ऑप्शन है त्रिज्या, तीसरा ऑप्शन है गोलीय लेंस, चौथा ऑप्शन है समतल दर्पण। तो दोस्तों इसमें जो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन है गोलीय लेंस राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा 2 नंबर प्रश्न आता है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। दोस्तों में पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है समतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसमें हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा तीसरा नंबर प्रश्न आता है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। पहला ऑप्शन है वास्तविक उल्टा और छोटा, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक उल्टा और बड़ा, तीसरा ऑप्शन है आभासी उल्टा और बड़ा और चौथा ऑप्शन है आभासी सीधा और बड़ा। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला वाला ऑप्शन वास्तविक उल्टा और छोटा राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा इसमें 4 नंबर प्रश्न आता है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को संयोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। इसमें पहला ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष, दूसरा ऑप्शन है समंजन, तीसरा ऑप्शन है निकट दृष्टि, चौथा ऑप्शन है दीर्घ दृष्टि। तो दोस्तों इसमें जो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन है समंजन राइट हो जाएगा। नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को उस नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। इसके बाद हमारा 5 नंबर प्रश्न आता है, कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए साई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। तो इसमें दोस्तों पहला है विद्युत विभवांतर। तो दोस्तों पहले विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाएगा और दूसरा है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा और तीसरा है विद्युत शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा और चौथा है प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं। पहले ऑप्शन में है 1 का चौथा, तो दोस्तों 1 का चौथा है राइट है। दूसरे इसी में 2 नंबर आता है 2 का दूसरा, तो दोस्तों ये वाला आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 का पहला है। इसके बाद हम बी वाला ऑप्शन देखते हैं। इसमें बता रहा है जो पहला वाला है उसका मात्रक एम्पियर है, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद तीसरा वाला है उसमें बता रहा है जो पहला वाला विद्युत विभवांतर है उसका मात्रक एम्पियर है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा दोस्तों डी वाला आता है जो कि राइट होगा। डी वाले में है विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसके बाद हमारा 6 नंबर प्रश्न आता है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान हैं किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आपको उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात बताना है। पहला ऑप्शन है 1:2, दूसरा ऑप्शन है 2:1, तीसरा ऑप्शन है 1:4, चौथा ऑप्शन है 4:1। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सी वाला ऑप्शन है 1:4 वो राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा 7 नंबर प्रश्न आता है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र पहला ऑप्शन है 0 होता है, दूसरा ऑप्शन है इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, तीसरा ऑप्शन है इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, चौथा ऑप्शन है सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो दोस्तों इसमें हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा क्योंकि सभी बिंदुओं पर समान रहता है। इसके बाद हमारा 8 नंबर प्रश्न आता है, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। इसमें पहला ऑप्शन ये दिया गया है, इसके बाद दूसरा दिया गया है, फिर तीसरा और फिर चौथा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा 9 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी है। तो दोस्तों सजातीय श्रेणी पहचानने के लिए आपको
दोनों तत्वों में CH2 का अंतर देखना होगा। जिसमें CH2 का अंतर होगा वो हमारी सजातीय श्रेणी हो जाएगी। तो दोस्तों जब हम इसको देखते हैं तो CH4 तथा C2H6, दोस्तों इसमें CH2 का अंतर है, इसलिए ये हो जाएगा, ये राइट है। इसके बाद दूसरा आता है CH3OH तथा CH3COOH, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें CH2 का अंतर नहीं है। इसके बाद तीसरा आता है C2H6 और फिर CH3OH, तो दोस्तों ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें कार्बन इधर एक ही है। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न आता है CH3OH तथा C2H5OH। इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और फिर इधर 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, इसलिए ये भी हमारा राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा पहला वाला ऑप्शन और चौथा वाला राइट है, इसलिए हमारा इसमें जो बी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा 10 नंबर प्रश्न आता है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं। पहला ऑप्शन है अयस्क, दूसरा ऑप्शन है गेंग, तीसरा ऑप्शन है खनिज और चौथा ऑप्शन है धातु। तो दोस्तों इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो सी वाला राइट हो जाएगा। गेंग दोस्तों जो अशुद्धि होती है उसे कहते हैं और धातु दोस्तों जो S ब्लॉक के P ब्लॉक के तत्व होते हैं उन्हें कहते हैं। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न आता है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। पहला ऑप्शन है जब pH 5.5 से अधिक होने पर, दूसरा ऑप्शन है pH 5.5 से कम होने पर, तीसरा ऑप्शन है pH 7 होने पर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें जो हमारा बी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा क्योंकि जब pH 5.5 से कम होगा तो अम्लीयता और भी बढ़ जाएगी, जिससे हमारे दांत की जो इनेमल परत है वो नष्ट हो जाएगी। हालांकि जो हमारी लार है वह इसका विरोध करेगी, किंतु जब वह ज़्यादा ही घट जाएगा तब वह अम्लता का विरोध नहीं कर पाएगी, इससे हमारे दांतों का क्षय हो जाएगा। इसके बाद हमारा 12 नंबर प्रश्न आता है, अभिकथन जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। दोस्तों यह कथन सत्य है क्योंकि जो हमारा जिंक होता है वह सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है और इसे हम विस्थापन अभिक्रिया ही कहते हैं, क्योंकि जो जिंक है वह हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। इसके बाद जो इसमें दूसरा तर्क दिया है, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो दोस्तों जब जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाएगा तो वह हमारी योग अभिक्रिया हो जाएगी, अर्थात योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। तो इसमें पहला ऑप्शन है दोनों अभिकथन पहला तथा तर्क दूसरा सही है तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। दोस्तों ये गलत हो जाएगा। इसके बाद बी नंबर आता है, अभिकथन पहला तथा तर्क दूसरा दोनों सही है परंतु अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। इसके बाद दोस्तों हमारा सी नंबर आता है, अभिकथन पहला सही है परंतु तर्क गलत कथन है, ये दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद हमारा डी नंबर प्रश्न आता है, अभिकथन पहला तथा तर्क दोनों गलत हैं, ये भी हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा 13 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो दोस्तों आपको इस समीकरण को पूरा करना है। तो दोस्तों इस समीकरण की जगह पर पहला ऑप्शन है कि CH3OH रखना है, दूसरा ऑप्शन है CH3COOH रखना है, तीसरा है C2H5OH रखना है और चौथा है CH3CH2COOH रखना है। तो दोस्तों जब हम यहाँ पर प्लस के स्थान पर CH3COOH रखेंगे तब हमें CH3COONA प्लस H2O प्राप्त हो जाएगा, इसलिए हमारा CH3COOH राइट हो जाएगा। इसमें दोस्तों जो CH3COOH है वो इसका विखंडन होगा और ये CH3CH3COOH CH3COO माइनस और H प्लस में टूट जाएगा और इसी प्रकार से जो हमारा NaOH है यह भी टूटेगा Na प्लस में और OH माइनस में। इस प्रकार से जो माइनस है
वो प्लस वाले के साथ में क्रिया करेगा और H2O बना लेगा, ये OH माइनस होता है, और जो सोडियम है ये प्लस है और ये माइनस वाले के साथ क्रिया करेगा और CH3COO Na बना लेगा। दोस्तों इसमें आता है अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। पहला ऑप्शन है नासा द्वार, फिर कंठ, फिर ग्रसनी, फिर श्वास नली, फिर फेफड़े। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है नासा मार्ग, नासा द्वार, श्वास नली, ग्रसनी, कंठ, कोशिकाएं। इसके बाद हमारा सी वाला ऑप्शन है कंठ, फिर नासा द्वार, फिर ग्रसनी, फिर फेफड़े। और फिर डी वाला ऑप्शन आता है नासा द्वार, ग्रसनी, कंठ, फिर श्वास नली, फिर कोशिकाएं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दें, ताकि यह पता चल सके कौन कितना जानता है और किसे कितना जानने की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है। आशा आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य ही देंगे। 15 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित कथन का कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो पिता के गुणसूत्र होते हैं वही XY होते हैं और उन्हीं से हमारा लिंग निर्धारण होता है। फिर इसमें कार्ड में दिया गया है, मानव पुरुष में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है। हाँ दोस्तों ये भी सही है और ये भी सही है। फिर इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों यही हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा 16 नंबर प्रश्न आता है, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है यही राइट हो जाएगा, क्योंकि इसी तरह से विद्युत आवेग प्रवाहित होता है। इसके बाद हमारा 17 नंबर प्रश्न आता है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह अयस्क आवश्यक होता है। दूसरा ऑप्शन है, यह शरीर के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसाओं के उपापचय को नियमन करता है। तीसरा ऑप्शन है, संश्लेषण के थायराइड ग्रंथि आयोडीन की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है, थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। तो दोस्तों ये भी सही है। तो इस प्रकार से हमारा जो गलत हो जाएगा वो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो थायरॉक्सिन है उसके संश्लेषण में लौह अयस्क की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद हमारा 18 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित चित्र में दो भाग A, B तथा C किस क्रम में होते हैं। दोस्तों ये हमारा A दिया गया है, इसके बाद ये हमारा B दिया गया है, इसके बाद ये हमारा दोस्तों C दिया गया है। तो दोस्तों जो A है वह हमारा प्रांकुर है। इसी प्रांकुर से पौधे के ऊपरी भाग अर्थात तने आदि का विकास होता है। और जो हमारा C वाला भाग है ये दोस्तों बीज पत्र है। इसी से जो हमारा भ्रूण है वो भोजन प्राप्त करता है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा C वाला है ये मूलांकुर है, और मूलांकुर से आप सभी को पता होगा जड़ का विकास होता है। तो इस प्रकार जब हम देखते हैं पहले ऑप्शन में दिया गया है A बीज पत्र है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि A बीज पत्र नहीं है। इसके बाद इसी में दूसरा आता है प्रांकुर, मूलांकुर और बीज पत्र। इसमें बताता है पहला वाला प्रांकुर है, दूसरा वाला जो है मूलांकुर है और तीसरा वाला बीज पत्र। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद हमारा C नंबर आता है, जो A है वो प्रांकुर है, जो B है वो बीज पत्र है और जो C है वो मूलांकुर है। तो इसलिए दोस्तों हमारा C वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा 19 नंबर प्रश्न आता है, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि। तो दोस्तों इसमें आपको कार्ड दिए गए हैं, फिर नीचे उसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कार्ड है, लैंगिक जनन में ही केवल एक जननांग भाग लेता है। दोस्तों ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही जननांग भाग लेता है। इसके बाद दूसरा, लैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये भी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें युग्मक शामिल नहीं होते हैं। फिर तीसरा, लैंगिक जनन से पहले होता है। दोस्तों ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर तीसरा आता है, लैंगिक जनन के बाद होता है। दोस्तों ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वही राइट हो जाएगा, क्योंकि जो A और B दोनों सही हैं। इसके बाद हमारा 20 नंबर प्रश्न आता है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। तो दोस्तों एक आहार श्रृंखला कुछ इस प्रकार की होती है कि जो पहला वाला स्तर होता है उससे उत्पादक कहते हैं, जिसमें
हरी हरी घास और पेड़ पौधे आते हैं। फिर जो दूसरा होता है वह शाकाहारी होते हैं, जो पेड़ पौधों को खाते हैं। उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय द्वितीय उत्पादक कहते हैं। और जो मांस खाते हैं अर्थात जो बकरी भेड़ को खाते हैं उनको हम मांसाहारी कहते हैं। और तृतीय उत्पादक कहते हैं, तृतीय पोषी स्तर कहते हैं। तो इसलिए हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नहीं सॉरी बी वाला नहीं, ए वाला हमारा जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि जो तृतीय होते हैं तीसरे पोषी स्तर वो मांसाहारी ही होते हैं और इनका अपघटन होता है जिससे पुनः मिट्टी में ही मिल जाते हैं। इसके बाद खंड ब आता है जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप दृष्टि दोष से संबंधित सभी प्रश्न जो है दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष सभी प्रश्न कर लें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों इसमें पूछा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो दोस्तों वे दोष जो हमारी दृष्टि से संबंधित होते हैं दृष्टि दोष कहलाते हैं। और फिर बाद में इनके प्रकार लिख देना है। तो दोस्तों इनके प्रकार मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ। पहला है दूरदृष्टि दोष, दूसरा है निकट दृष्टि दोष, तीसरा है मोतिया बिंदु, चौथा है वर्णांधता और फिर आता है जरा दृष्टि दोष। इसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा नंबर प्रश्न आता है, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। दोस्तों क्योंकि वर्षा के पश्चात जो आकाश है उसमें कुछ वर्षा की बूंदें रह जाती हैं या तैरती रहती हैं जो कि प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं, जिससे प्रकाश का जो है प्रकाश बिखरता है और उससे इंद्रधनुष बन जाता है। इसके बाद हमारा 2 नंबर प्रश्न आता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। दोस्तों उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह किरणों को फैला देता है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं आगे के सभी प्रश्न आप लोग स्वयं ही करें, क्योंकि यदि मैं इनको कराऊंगा तो मुझे बहुत ही टाइम लगेगा। और यदि आप लोगों को किसी प्रश्न में परेशानी होती है तो आप लोग उस प्रश्न को कमेंट में बता देना, मैं उस प्रश्न का सॉल्यूशन आप तक प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों इसी में जो हमारा दूसरा प्रश्न है दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखना है। फिर बाद में प्रश्न नंबर 3 आता है जिसमें न्यूमेरिकल है। तो दोस्तों प्रश्न न्यूमेरिकल है एक, इसमें कहा गया 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। इसके बाद इसी में दूसरा न्यूमेरिकल है 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का परिकलन कीजिए। दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, इन्हें आप लोग कर लेना, यदि नहीं कर पाते हैं तो कमेंट में बताना, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा। इसके बाद हमारा 4 नंबर प्रश्न आता है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती। इसके बाद इसी में हमारा दूसरा प्रश्न आता है, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। इसके बाद इसी में हमारा तीसरा प्रश्न आता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है जब थीटा 90 डिग्री हो। इसके बाद इसी में अथवा में प्रश्न आते हैं, फ्यूज तार विद्युत साधित्रों का बचाव किस प्रकार करता है। इसके बाद इसी में दूसरा प्रश्न आता है, धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है। परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि करो। इसके बाद इसी में आता है 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखो। पहली है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया, दूसरा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। प्रश्न नंबर 6 आता है, निम्नलिखित का कारण बताइए। प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका कारण हो जाएगा क्योंकि ये अक्रिय होते हैं, किसी से क्रिया नहीं करते, उनकी आघातवर्धनीयता अधिक होती है। इसी में दूसरा प्रश्न आता है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद इसी में प्रश्न नंबर 7 आता है, उपसहसंयोजिक आबंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखे। दोस्तों जो सहसंयोजी आबंध है उसके विषय में आपको बताना, सहसंयोजी बंध 2 अधातुओं के मध्य बनता है और इसके 2 लक्षण आपको लिखना है। ये बहुत ही मतलब ये कम स्थायी होते हैं, इसके गलनांक क्वथनांक भी कम होते हैं। इसके बाद इसी में प्रश्न आता है, निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखे। इसमें दोस्तों आपको
इनका यूपीएससी नाम लिखना है। तो दोस्तों इसमें जो CH3 CH2 CHO है इसका नाम प्रोपेनल हो जाएगा और इसका नाम डाई मेथिल ईथर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों 2 मेथिल ग्रुप लगे हैं और ये ईथर है। इसके बाद हमारा तीसरा इसी में आता है, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग का निर्माण को समझाइए। दोस्तों इसके बाद हमारा इसी में थोड़ा प्रश्न आता है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला विकृत गंधिता पर, दूसरा रिडॉक्स अभिक्रिया पर, तीसरा स्टरीकरण अभिक्रिया। दोस्तों ये जो स्टरीकरण अभिक्रिया है यह आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही पूछी जाती है दोस्तों। और ये जो रिडॉक्स अभिक्रिया ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, ये दोनों रिएक्शंस आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोग इन्हें अवश्य ही कर लेना। इसके बाद इसी में 8 नंबर प्रश्न आता है, जैव निम्नीकरणीय और गैर निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इनके उदाहरण दीजिए। इसके बाद इसमें 9 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों को नामांकित कीजिए। इसमें दोस्तों आपको चित्र दिया गया है और इसमें जो ग्रंथियां हों उनका आपको नामांकित करना है। तो दोस्तों इसमें आपको कर लेना है, यदि आप असफल हैं तो मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। इसके बाद हमारा 10 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इस पद्यांश को आप लोगों को पढ़ लेना है और फिर इसके बाद इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें भी हल कर लेना है। तो दोस्तों आशा है आप सभी को हमारी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आप सभी ने इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिया होगा और हमारे चैनल पर यदि नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपने दोस्तों तक भी भेज दिया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और अपनी पढ़ाई मन लगा कर कीजिएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।